बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोसेस अकाउंट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 12। A manufacturing company makes a product by two process and the data below relates to the second process for the month of June 2002. Work in process as on June 1st, 2002 was 1200 units represented by the following cost. Direct material 100%, direct wages 60% and overheads 60% और उनकी वैल्यूज गिवन। साथ में कहते हैं ड्यूरिंग जून 4000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम first process at the rate of 37.50 per unit. This cost is treated as material cost of second process। और हमेशा होता भी इसी तरह से ना भी बताया जाए तो सेकंड प्रोसेस के लिए जो फर्स्ट प्रोसेस से कंप्लीटेड यूनिट्स आ रहे हैं वो इसका मटेरियल ही बन जाते हैं। और साथ में उन्होंने वैल्यूज भी बता दी। कहते हैं अदर कॉस्ट वर एज फॉलोज एडिशनल मटेरियल डायरेक्ट वेजेस एंड ओवरहेड्स क्वांटिटेटिव डाटा शोज द फॉलोइंग। Finished goods transferred to warehouse 3200, finished goods in hand 500, normal loss 520, work in process 100% material and 50% wages and overhead and the total is 980. फिर average pricing method is used। अब सबसे पहली चीज हमारे पास आ रही है इसमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट स्टेटमेंट फॉर जून 2002 इज प्रिपेयर्ड एज अंडर। मेथड है हमारे पास एवरेज प्राइसिंग। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए और उनको ट्रांसफर किया। तो वो तो हमारे पास आ गए 3200। 100% कंप्लीशन के साथ मौजूद हैं, कन्वर्जन कॉस्ट भी 100%। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट्स भी हैं जो हमने ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट भी किए लेकिन उसको वेयर हाउस को अभी ट्रांसफर नहीं किया, तो इन हैंड्स हैं लेकिन बन तो चुके हैं ना। तो 100% वो भी 100% मटेरियल और 100% कन्वर्जन कॉस्ट के साथ आएंगे। ये मतलब सिंपली बस कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को। आपने 3700 नंबर ऑफ यूनिट्स ही लेने थे। फिर अगर हम लोग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो 980 यूनिट्स इन टोटल हैं। मटेरियल के लिए 100% लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 50% के हिसाब से आएंगे। तो ये बन जाती हैं इनकी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स। अब एवरेज प्राइसिंग मेथड है हमारे पास, कॉस्ट पर यूनिट को डिटरमिन करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमेशा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ने साथ में आना है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए आपने मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स तीनों की कॉस्ट साथ में लेकर आना। फिर जो एडिशनल मटेरियल, वो जो अमाउंट प्रोसेस वन से आप लोगों के पास जो मटेरियल आया आप लोगों ने वो साथ में लिखना है 150,000। और ये 150,000 आप लोगों के पास आ रहा है 37.5 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 4000 यूनिट्स। ये करें मल्टीप्लाई, 150,000 बन रहा है। ये आपके पास आया प्रोसेस वन से मटेरियल कॉस्ट। ये आप लोगों ने इसका पार्ट बना दी। साथ में जो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द पीरियड आप लोगों ने ऐड किए आप लोगों ने वो साथ में लेकर आ जाने हैं। तो ये बन जाती है आपकी टोटल कॉस्ट। इसको डिवाइड करेंगे इनके इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जो कि आप लोगों ने यहां पर फाइंड किया। मटेरियल के लिए 4680 एंड लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए 4190। तो इसके साथ जैसे ही डिवाइड किया तो ये आपके पास यूनिट कॉस्ट आ गई। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रोसेस अकाउंट हम लोगों ने बनाया। तो प्रोसेस अकाउंट में एक तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, साथ में मटेरियल प्रोसेस वन से जो मटेरियल कॉस्ट आप लोगों को ट्रांसफर हुई आपने वो लिखना है। एडिशनल मटेरियल के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बताए गए थे, जस्ट अमाउंट बताई तो हम लोगों ने भी अमाउंट लिख दिया अपने पास। डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, साथ में फिनिश्ड गुड्स 3200 की हमारे पास मौजूद है। नॉर्मल लॉस उसने आपको बता दिया था कि 520 का है, साथ में कोई परसेंटेज वगैरह हमें नहीं बताई गई तो हम एज इट इज इसको 520 ही लिखेंगे। कोई स्क्रैप वैल्यू की बात नहीं हुई तो किसी किस्म की कोई वैल्यू भी असाइन नहीं करेंगे इसको।
ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में गिवन था 980 प्लस 500। ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं किए हुए थे, तो इसको टोटल करके उसने 1480 कर दिया है। क्या मतलब हमारे पास ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है, 3200 हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। ये बात क्लियर? अच्छा अब देखें, अब हम लोगों ने इनको वैल्यूज असाइन करनी हो तो ये वाली सारी वैल्यूज तो आप सबको पता चल गई। साथ में देखें 520 को किसी किस्म की कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, लेकिन 3200 यूनिट्स को तो वैल्यू असाइन करनी है। तो ये 3200 यूनिट्स को जो वैल्यू असाइन करनी है वो कौन सी वैल्यू हमारे पास आएगी? इन सब का सम, और ये सम हमारे पास बनता है 0.25। 147.25 मल्टीप्लाइड बाय 3200, क्या ये वाली वैल्यू आ गई? 471,200। तो ये वाली वैल्यू अब आप लोग बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके। अच्छा, वैसे अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए आप लोगों ने 500 नंबर ऑफ यूनिट्स को अलग से देखना है और 980 नंबर ऑफ यूनिट्स को अलग से देखना है। मतलब अगर आप लोग चाहें तो यहां पर ना दो पार्ट्स भी बना सकते थे कि वर्क इन प्रोसेस 980, लेकिन साथ में यूनिट्स कंप्लीटेड इन हैंड वो आप लोग अलग से 500 लिख लो, कि ट्रांसफर में ना लेकर आओ, लेकिन लिख लो यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स इन हैंड। ऑलराइट, वो आप 500 जाके लिख दो, 980 इसको जाके लिख दो, तब भी आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी। अब 500 मल्टीप्लाइड बाय टोटल कॉस्ट करेंगे 147.25, 500 मल्टीप्लाइड बाय 147.25, लेकिन 980 मल्टीप्लाइड बाय 48.75 प्लस 980 का 50% 490 मल्टीप्लाइड बाय 47.5 प्लस 51, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 169,665। ये बात क्लियर? और इसी के साथ एग्जांपल नंबर 12 कंप्लीट हो गई। आई होप कि समझ आ गई होगी सब का, और प्रोसेस अकाउंट की अच्छी खासी आप लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है। अच्छा अब देखें एग्जांपल नंबर 13। ये बेसिकली ना आपके अब तमाम प्रोसेस अकाउंट की ना अच्छी सी रिवीजन हो रही है, एंड आई होप कि आप लोग आज चैप्टर पढ़ के आए होंगे। सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर? अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया हो ना तो फिर एग्जाम्पल नंबर 13 कुछ भी नहीं थी। तो आप लोगों ने इससे पहले अच्छे से देख लिया था कि बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल हमारे पास ये मौजूद थी। टाटा Coach manufactures a range of products including air conditioners which passes through three processes before transferring to finished goods store. Production department for the current month has given the following production data. Process 1, 2, 3, साथ में टोटल गिवन। बेसिक्स रॉ मटेरियल हमारे पास मौजूद है 10,000 किलोग्राम, मतलब इनपुट हमारे पास मौजूद है 10,000 किलोग्राम की, और उसकी वैल्यू है 6,000 जो हमने प्रोसेस 1 पे अप्लाई किया। उसके बाद एडिशनल मटेरियल भी आता है, लेकिन वो बेसिक नहीं होता। एडिशनल मटेरियल हर प्रोसेस में ऐड हो रहा है, साथ में वेजेस भी आ रही हैं, हर प्रोसेस के लिए उसने अलग अलग से आपको बता दी। फिर कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी एलोकेटेड ऑन डायरेक्ट वेजेस बेस। अब क्या हुआ कि हर किसी को एलोकेट करके नहीं बताया, टोटल बता दिया, और वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस है। तो अब आपने क्या करना था, यहां पर ना इसकी परसेंटेज देखने नहीं थी कि इसकी रेशो क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है। हमने वेजेस का कितने परसेंट ओवरहेड लिया हुआ है, तो 16,500 डिवाइडेड बाय 22,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको परसेंटेज मिल जाएगी 75%। तो बेसिकली डायरेक्ट वेजेस का 75% आप लोगों के पास, या 3/4 आप लोगों के पास आपके ओवरहेड्स। अब हर प्रोसेस को आप ओवरहेड चार्ज कर सकते हैं कि हर प्रोसेस की
वेजेस का 75% आपके पास इसके ओवरहेड बन जाएंगे। और अब अगर आप इनको ऐड करें तो 16,500 ही बनेगा। ओके, ये मतलब एक हिडन पॉइंट था जो कि आपने खुद से कैलकुलेट कर। ओके, हो गई बात। नेक्स्ट वन इज कितने कितने हम लोगों ने यूनिट्स आउटपुट के तौर पर लेकर आए। तो आप देखें भाई, प्रोसेस 1 में जो इनपुट था ना वो 10,000 का था, लेकिन आउटपुट कितना मिला? 9,200 का। तो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट क्या बना होगा? 9,200, लेकिन आउटपुट कितना है? 8,700। फिर प्रोसेस 3 का इनपुट कितना बना होगा जो प्रोसेस 2 का आउटपुट है? 8,700। और प्रोसेस 3 का आउटपुट 7,900 जो आपके वेयर हाउस में गया फिनिश गुड्स के तौर पर। गॉट इट? मतलब अगर यहां पर देखें, आगे अभी रहने दें कि 10,000 पर 9,200 मिला, तो मतलब 800 का लॉस हुआ है। इन एक्चुअल 800 का लॉस हुआ। जब 9,200 अगले प्रोसेस में 8,700 बना, तो मतलब 500 का लॉस हुआ है। क्लियर? और फिर 8,700 7,900 बना, तो इट मींस दैट 800 का लॉस हुआ है इन एक्चुअल। बात क्लियर? लेकिन नॉर्मल लॉस हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 पे कितना था? 10%। किसका? 10,000 का। अब 10,000 का 10% हम लोग लॉस कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? 1,000। हम लोग आउटपुट कितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे? 9,000, जबकि मिली कितनी? तो 200 का एबनॉर्मल गेन। मेरी बात समझ आई है? 1,000 का नॉर्मल लॉस एंड 200 का एबनॉर्मल गेन। अब ये टोटल नेट ऑफ होकर 800 का लॉस दे देता है, और आउटपुट मिली आप लोगों को 9,200। क्लियर? और नेक्स्ट जब चलेंगे प्रोसेस 2 के पास, उसकी इनपुट है 9,200। हमने लॉस कितना एक्सपेक्ट किया हुआ है? 5%। तो 5% हमारे पास बन रहा है 460, जबकि लॉस हुआ कितना? 500। तो 460 नॉर्मल लॉस और 40 एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 के पास। मेरी बात समझ आ रही होगी सब बच्चों को? फिर जब प्रोसेस 3 के पास गए, उसका इनपुट कितना है? प्रोसेस 2 का आउटपुट। प्रोसेस 3 का इनपुट 8,700, तो उसका 10% 870 मेरे पास बनेगा नॉर्मल लॉस। जबकि एक्चुअली कितना हुआ? 800 का। तो 70 का एबनॉर्मल गेन बनता है। गॉट इट? बातें यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? फिर क्या कहता है? कहते देयर वाज नो स्टॉक एट स्टार्ट एंड एट द एंड इन एनी प्रोसेस। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था। मतलब जब वर्क इन प्रोसेस ना हो तो इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। इक्विवेलेंट यूनिट हमेशा उस टाइम पे फाइंड होते हैं जब वर्क इन प्रोसेस हो। अगर आप लोग अपनी बुक को दोबारा से जाकर देखो ना, तो जब तक वर्क इन प्रोसेस नहीं आया था हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट नहीं फाइंड करते थे। और अगर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड नहीं करने, तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए हम लोग कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स करते थे। एक्चुअल नहीं, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर मैंने प्रोसेस 1 की पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करना हो तो मैं डिवाइड किससे करूं? कितने? 9,000 के साथ। अगर मैंने प्रोसेस 1 की कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी हो तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? एक्सपेक्टेड आउटपुट। और वो कितनी है? 9,000। मैं जाकर 9,200 से डिवाइड नहीं करूंगा। ओके, इसीलिए कहा था कि चैप्टर दोबारा से पढ़कर आना। अब जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा वो ये पॉइंट पिक कर चुके होंगे। ओके, एक्चुअल के साथ नहीं डिवाइड कर, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड कितना था?
इनपुट का 90%, क्योंकि 10% का तो नॉर्मल लॉस था, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 9,000 की थी। हाँ, ओके होगी बात। अच्छा नेक्स्ट, जब मैं प्रोसेस 2 में जाऊंगा तो मैं फैक्ट्री कॉस्ट के फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रखूंगा? 8740, क्योंकि इसके ऊपर जो लॉस मुझे मिल रहा था वो 460 का, तो मेरे पास जो एक्सपेक्टेड नंबर आउटपुट थी वो 8740। तो जब 3 के पास जाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए डिवाइड किससे करूं? 8700 में से 870 माइनस कर दें तो वैल्यू मिलेगी 7830। बात क्लियर? अब चलते हैं कि कॉस्ट क्या लेनी है। अच्छा, आपको ये फर्स्ट वाला टेबल समझ आ गया होगा, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। साथ में आप लोगों को ये प्रोसेस अकाउंट 1, तो ये प्रोसेस अकाउंट 1 भी समझ आ गया। ये आपका नॉर्मल लॉस आ गया, 9200 प्रोसेस 2 को ट्रांसफर किया और 200 का एबनॉर्मल गेन आ गया। ये प्रोसेस अकाउंट 1 में बेसिक मटेरियल 6000 का, साथ में एडिशनल मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एज इट इज गिवन है। सेम केस विद प्रोसेस 2 के पास जाएंगे तो यही नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोसेस 2 के लिए मटेरियल बन जाएगा। ओके, साथ में एडिशनल मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। ये नॉर्मल लॉस आपके पास आया, ये आपने ट्रांसफर किया और ये बैलेंसिंग वैल्यू एबनॉर्मल लॉस के तौर पर आ जाएगी। फिर डेबिट साइड की तमाम तर वैल्यूज लिख लोगे आप लोग, लेकिन क्रेडिट साइड की वैल्यूज के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। फिर जब प्रोसेस 3 के पास जाओगे तो प्रोसेस 2 के जो यूनिट्स थे ये इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा, इसका इनपुट बन जाएगा। फिर एडिशनल मटेरियल आया, एडिशनल लेबर एंड ओवरहेड्स आ गए, ये आपने ट्रांसफर कर दिया। ये प्रोसेस 2 अकाउंट नहीं आएगा, ये बेसिकली फिनिश्ड गुड्स आ जाएंगी अब। ओके, और यहां पर आ जाएगा ये नॉर्मल लॉस की वैल्यू, तो यहां पर आपको गेन हो गया 70 नंबर ऑफ यूनिट्स का, राइट। अब जब आप इतना काम कर लेते हो उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन किया जाता है। तो पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि भाई कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि कॉस्ट कितनी है। अब कॉस्ट को जब आप लोग डिटरमिन करने लगोगे तो यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है आप लोगों ने। साथ में देखो नॉर्मल लॉस के लिए उसने आपको बताया कि स्क्रैप वैल्यू हमारे पास कितनी है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू ये देखें, हर प्रोसेस के नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू डिफरेंट है। ये 0.2 पर यूनिट, यहां पर 0.5 पर यूनिट और यहां पर 1। अब जैसे ही आपने प्रोसेस अकाउंट बनाए थे आप ये वाली वैल्यूज इजीली लिख सकते थे। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इज इक्वल टू 200, 460 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 230 एंड 870 मल्टीप्लाइड बाय 1 870, ये वाली वैल्यू आ सकती है। और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू आपकी फैक्ट्री कॉस्ट में से लेस हो जाती है। अब आपने क्या करना है, आप देखो भाई आपके प्रोसेस 1 की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो आपके प्रोसेस 1 की टोटल कॉस्ट ये है, ऑलराइट। जो बेसिक मटेरियल, एडिशनल मटेरियल, साथ में वेजेस एंड ओवरहेड, ये टोटल कॉस्ट इतनी है। इस टोटल कॉस्ट में से 200 नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस कर दोगे तो ये बनेगी आपकी प्रोसेस 1 की टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। और इसको डिवाइड कर दोगे 9000 के साथ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट 9000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी बन गई? 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 9200, ये आ गया 21773 एंड मल्टीप्लाइड बाय 200। वो जो पर यूनिट कॉस्ट आई थी 2.37 मल्टीप्लाइड बाय 200, 473, ये आ गए। नहीं समझ आई क्या चीज? फैक्ट्री कॉस्ट इन टोटल लेस करेंगे नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू, वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ।
एक्सपेक्टेड आउटपुट थी 10,000 में से 1,000 गया 9,000, तो वैल्यू पर यूनिट हमारे पास आ रही है 2.37, उसको मल्टीप्लाइड बाय 9200 एंड मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये वैल्यूज इस तरह से डिटरमिन होती हैं। क्लियर होगी बात? इसी तरह जब प्रोसेस टू के लिए पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करनी है, देखिए भाई, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू एंड फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करने के बाद आते हैं। जब तक कि आप पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन नहीं कर लेते तब तक ये वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते। तो अब प्रोसेस टू के लिए जब आप लोग जाएंगे ना, तो इसकी टोटल कॉस्ट ये लेस 230। अब देखें टोटल, ये तो टोटल किया हुआ है 41773, इसमें से 230 लेस कर दो, तो क्या वैल्यू आएगी 41543 डिवाइडेड बाय 9200 का 5% गया, तो बाकी बच जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब 40 मल्टीप्लाइड बाय 4.75 एंड 8700 मल्टीप्लाइड बाय 4.75, देखो क्या ये वैल्यूज मिल नहीं गई, ये इस तरह से आनी थी। ओके, इसी तरह जब प्रोसेस थ्री के पास जाओगे, तो भाई प्रोसेस थ्री की जब फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करनी हो ना, तो आप ओपनिंग को शामिल ये करोगे, जो जो आपके पास मटेरियल आ रहा है ये भी साथ में शामिल होगा, और ये मटेरियल प्लस एडिशनल मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस ओवरहेड, ये इन टोटल प्रोसेस थ्री की कॉस्ट है। लेकिन कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए आपने इसमें से 870 लेस कर देना है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो देखिए ये वैल्यू क्या बन जाती है, 66,983। इसको डिवाइड, अब देखिए मैंने 599 इसमें से नहीं लिया, ये तो अब ये तो बाद में कैलकुलेशन के बाद आएगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट करूंगा तो आएगा ना, तो ये लिखने से पहले सिर्फ ये वाली वैल्यूज होंगी मेरे पास। इन तमाम कॉस्ट को ऐड करके नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू लेस करूंगा, वैल्यू आ रही है 66,983, डिवाइड करूंगा 8700 में से 870 नॉर्मल लॉस माइनस कर दो, तो रिमेनिंग, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब 7900 मल्टीप्लाइड बाय 8.56 एंड 70 मल्टीप्लाइड बाय 8.56, तो ये दो वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। डन, ओके हो गया। एग्जाम्पल नंबर 13 में कोई इशू? जी, आई होप कि अब नीचे इन्होंने ये जो वर्किंग वगैरह की हुई है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अब ये एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस एक मर्तबा हुआ था, लेकिन एबनॉर्मल गेन दो मर्तबा हुआ है, तो उसने लॉस का अकाउंट अलग से किया। जो हम लोगों ने लॉस रिकॉर्ड किया वो हमारे पास आ रहा था 40 यूनिट्स का, और हमने उसको वैल्यू असाइन की हुई है 190 की, ये देखें 40 यूनिट्स ये वाला। अब ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये यहां तक पहुंच गए, एक एंट्री ये रिकॉर्ड करते हैं। फिर अब प्रीवियस लेक्चर में भी आपको याद होगा हम लोग एबनॉर्मल लॉसेस की जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते थे। एक एंट्री होती है ये वाली, कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, फिर उसकी क्लोजिंग की एंट्री आती है, फिर उसकी क्लोजिंग एंट्री। अब ये लॉस है तो ऐसा लग रहा होता है जैसे ये सारे का सारा इनकम स्टेटमेंट को चार्ज होगा, नहीं, इसके ऊपर आपको स्क्रैप वैल्यू मिल रही है। और आप देखें ये लॉस कौन से अकाउंट, प्रोसेस पर था, प्रोसेस टू, तो प्रोसेस टू के लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्या थी, 0.5 पर यूनिट। तो टोटल लॉस कितना है, तो कितने यूनिट्स का है, तो कितनी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, कितनी स्क्रैप वैल्यू 40, ये जी, हाँ फिर तो 20 आना चाहिए था। प्रोसेस टू के लॉसेस की स्क्रैप वैल्यू, हाँ जी, वैसे ये 20 आना चाहिए, ये जहां पे मिस्टेक है।
40 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 20 और यहां पर आ जाएगा 170। ओके। अच्छा, अब जब गेन की तरफ जाएंगे ना, प्रोसेस 1 में भी गेन हुआ 200 का, प्रोसेस 2 में भी गेन हुआ 70 का। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, ये अब स्क्रैप वैल्यू की वजह से अब प्रोसेस 1 का गेन, ये वैल्यू आ रही थी 200 मल्टीप्लाइड बाय, ये भी गलत लिखी हुई है। कौन सा? 100 की जगह पे 40 आता है। अच्छा, अब ये देखो, इसके लिए ना हम लोगों ने एक बनाया था स्क्रैप अकाउंट। आपको याद है, आपने भी ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा था स्क्रैप अकाउंट के बारे में, जब हम लोग ये कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो स्क्रैप अकाउंट के बारे में हम लोगों ने कहा था कि नॉर्मल लॉस, अब हम लोग सिर्फ प्रोसेस 1 की तरह बात करते हैं। प्रोसेस 1 का जो नॉर्मल लॉस था वो हमारे पास कितना आ रहा था? प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स, और इस पर हमें वैल्यू क्या मिलनी है? 0.2। लेकिन इस पर हमें 200 नंबर ऑफ यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हो गया है, तो बेसिकली हमें ये एग्जैक्ट 200 रिसीव नहीं हो, एग्जैक्ट 200 रिसीव नहीं हो सकता। मेरे पास लॉस कितना हो रहा है? 800। मेरे पास लॉस कितना हो रहा है? 800। तो मेरे पास जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो भी तो 800 के हिसाब से आएगी। मेरे पास जो स्क्रैप वैल्यू आएगी वो 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स की नहीं आ सकती। मेरे पास स्क्रैप वैल्यू कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की आएगी? 800 नंबर ऑफ यूनिट्स की आएगी। तो यहाँ पर स्क्रैप अकाउंट में हम लोग ने जाकर 800 नंबर ऑफ यूनिट्स और 200 का हम लोग एक किस्म का रिवर्सल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि ये वाली वैल्यू तो हमें रिकवर ही नहीं होनी ड्यू टू एबनॉर्मल गेन। ऑल राइट, 70 multiplied by 70 and 200 multiplied by 0.2 is equal to 40 और 110, और यहां से बैलेंसिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9, नहीं, 962। ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके। अच्छा, लास्ट एग्जांपल प्रोसेस अकाउंट की, एग्जांपल नंबर 14। अच्छा, इस एग्जांपल में ना एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के समझने के लिए, और बड़ी ना मजेदार से एग्जांपल है, जरा गौर से सुनिएगा। इसमें देखें, थोड़ा बहुत ना समझने वाली चीजें थी, बल्कि कुछ ज्यादा ही कुछ समझने वाली चीजें थी। क्या? फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ डिपार्टमेंट बी ऑफ EFG कंपनी फॉर दिसंबर 2003। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं? 8500। वैल्यू उनकी इन टर्म्स ऑफ रुपीज 43,860। मटेरियल के हवाले से जस्ट 20% कंप्लीट है, और कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से 25% कंप्लीट है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर क्या कहता है, ये प्रोसेस डिपार्टमेंट बी था। फिर आपको बताते हैं वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग, कहते हैं ये मटेरियल के हवाले से 50% कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से ये भी ओपनिंग की तरह 25% कंप्लीट है। मतलब अगर ड्यूरिंग का पीरियड देखा जाए तो कन्वर्जन कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, हाँ मटेरियल में चेंज आया है। फिर देखो क्या कहता है, करंट पीरियड ट्रांजैक्शन ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, कितना? 12,000। ओपनिंग में 8500 रखा हुआ था, 12,000 हम लोगों ने ट्रांसफर करवाया फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। कहते हैं यूनिट्स मिस हैंडल एंड लॉस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, और वो हमारे पास 460 है, हम लोग उनको अभी वैल्यू असाइन नहीं कर सके। फिर हमारे पास आया, कहता है मटेरियल कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और साथ में कहता है यूनिट्स ट्रांसफर आउट, और वो है हमारे पास 7500। ऑलराइट। अच्छा, यहां पर होते हैं ना ये 17,500,
तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरह से इसने चलना था। लेकिन यहां पर अगर आप लोग गौर करो तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, और ड्यूरिंग द पीरियड मैंने कंप्लीट कितने किए। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे यूनिट्स हैं जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्ट किए और ड्यूरिंग द पीरियड एंड हो गए? नहीं, क्योंकि आपका ओपनिंग ज्यादा और जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, ट्रांसफर आउट किए हैं, वो कम है। तो वो जो कंप्लीट हुए हैं ना, वो ओपनिंग में से हो गए। बात समझ आई है? ये उस सिचुएशन में होता है जब एक यूनिट बनाने में, अब जैसे ये पर मंथ के हिसाब से हमें डाटा दे रहे हैं, 1 मंथ से ज्यादा टाइम लगता हो, एक यूनिट इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में जाके कंप्लीट होता हो, तब ऐसी सिचुएशन आती है कि जो आपके पास स्टार्ट ऑफ द मंथ यूनिट्स अभी इन प्रोसेस थे, आपने सिर्फ उनको जाके कंप्लीट किया और वो भी सारे कंप्लीट नहीं हो गए। तो जब सारे कंप्लीट नहीं हुए तो आपको नहीं लगता कि 8500 में से 7500 मैंने कंप्लीट कर दिया, तो रिमेनिंग 1000 मेरे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पार्ट है। तो ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आया ना 11540, इसमें से 1000 ओपनिंग वालों में से है और 10540 ड्यूरिंग द पीरियड जो मेरे पास आए थे 12000 उनमें से पड़ा हुआ है। ऑलराइट, और बाकी मेरे पास फिर कुछ डैमेज वगैरह हो गए। ये बात समझ आई है सब बच्चों को? अच्छा, फिर बात सुनो, जब उसने डैमेज आपको बताए तो उसने क्या कहा था? यूनिट्स मिसहैंडल्ड एंड लॉस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। तो मतलब ये जो लॉस्ट हुए हैं या मिसहैंडल्ड हुए हैं ना, ये ओपनिंग में से नहीं हुए, क्योंकि उसने कहा था बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। तो मतलब ये 12000 जो मैंने इनपुट दिया है ना, ये उसमें से जाके। गॉट इट? बात क्लियर? अच्छा, अब हमने देखना है कि मेरे पास इस 7500 यूनिट्स की क्या वैल्यू आएगी, और मेरे पास वो जो क्लोजिंग है वर्क इन प्रोसेस, उसकी वैल्यू के लिए मुझे 1000 अलग से देखना पड़ेगा और 10540 को अलग से देखना पड़ेगा। इस ओपनिंग में भी 1000 अलग करूंगा, 7500 में अलग करूंगा, क्योंकि 7500 कंप्लीट हुए हैं, लेकिन वो जो रिमेनिंग 1000 है वो कंप्लीट नहीं हुए। और उनमें सिर्फ कितना चेंज है? वो 1000 अगर नंबर ऑफ यूनिट देखो, स्टार्ट में उसकी कन्वर्जन कॉस्ट कितनी थी, एंड पे भी तो 25% है, तो इनमें कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से कुछ भी नहीं किया। हाँ, उन 1000 में स्टार्ट में मटेरियल कितना था, लेकिन अब क्लोजिंग में कितना है? जस्ट 30% मटेरियल को हिट करेगा ये 1000। ऑलराइट, तो मतलब एक समझने के लिए ना बहुत अच्छा सा ये एक क्वेश्चन था कि इसमें आप लोगों ने बिल्कुल हट कर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, डाटा बिल्कुल हट कर था। और ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है तो लाजिम बात है 0 मार्क्स है भाई, कुछ समझ ही नहीं आती क्या करना है इसमें। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर आप लोग चलें तो कहते हैं नॉर्मल स्पॉइलेज इज 6% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड एंड इंस्पेक्शन इज डन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। कंपनी यूजेस FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब देखें इसको, सबसे पहली चीज वो आपको बता रहा है इक्विवेलेंट यूनिट्स। देखिए भाई, वर्क इन प्रोसेस है, इक्विवेलेंट यूनिट्स बने। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे बनेंगे? FIFO मेथड है आप लोगों के पास, तो उसके लिए आपको कहता है यूनिट ट्रांसफर्ड एंड फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने, 7500। और ये मटेरियल के हवाले से, मटेरियल यूज्ड इनके ऊपर 80% मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड हमने यूज किया, क्योंकि 20% तो पहले से था, और 75% हमने इनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई किया ड्यूरिंग द पीरियड। ऑल राइट, तो ये वैल्यूज मिल गई। फिर वो आया, कहता है कि यूनिट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, और वो कितने हैं? अब इन 1000 की बात करें ना, तो कन्वर्जन कॉस्ट के हवाले से कुछ भी नहीं किया आपने इसके ऊपर, लेकिन मटेरियल के हवाले से देखें तो 50% तक पहुंच गया, लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट किया था, 20 तो पहले से इसमें मौजूद था। तो ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल का 30%, तो ये जस्ट 300 मटेरियल के पास आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट के पास नहीं जाए। ओके, फिर हमारे पास आए नॉर्मल लॉसेस।
नॉर्मल लॉस हमारे पास कितना हुआ 450। ये 450 आपके पास कैसे आया? क्या कहा था उसने? 6%। किसका? यूनिट्स ट्रांसफर्ड कितने? तो 7500 का 6% देखें 450। ये मेरे पास नॉर्मल लॉस है। ऑलराइट, तो ये 450 आप लोगों ने नॉर्मल लॉस करना है, लेकिन ये 450 उसने कहा एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो मतलब कंप्लीटेड यूनिट्स में से। तो ऐसी सिचुएशन में ये 450 मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों को जाएगा। ये मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट दोनों ही 100% के हिसाब से मौजूद है। ओके, हो गई बात। अच्छा, फिर देखिए हमारे पास आया एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस हमारे पास कितना हो जाएगा 550। ये 550 कैसे आया? सर ये तो नॉर्मल लॉस होता है, हम इसको ईपीयू में तो नहीं कैलकुलेट करते। नहीं, ये उस टाइम पे नहीं करते जब स्टार्ट में हमें पता चल जाए इस तरह से। अब सर नहीं जस्ट नहीं, हम वो जो कॉस्ट पर यूनिट है तो उसकी स्क्रैप वैल्यू जनरेट करता है ना, वो तो कुछ नहीं करते, या प्रोसेस अकाउंट में जाकर उसको वैल्यू लिखते हैं। ईपीयू में तो कुछ नहीं करते ना। फाइफो मेथड बेटी। एफओ या वो तो नॉर्मल लॉस नहीं करते थे, आप नॉर्मल गेन और अपना लॉस क्या? अब नॉर्मल को लेके चलते हैं हम। चाहे लॉस हो या गेन, सर उसको लेके चलते हैं। तो इस सवाल में हम नॉर्मल लॉस को क्यों ईपीयू में ले आए? सर वो किताब वाला हर सवाल में मेथड बदल देता है, चेंज कर देता है। पर अब सारी मेथड से हो जाती हैं सारी। आप अपना पैटर्न चेंज हो जाएंगे। ऐसा ही है। हम सब अच्छा, एक मिनट। अब अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस हम लोग देखें फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, अब उसके लिए उसने हमें कहा 10,540। अब बेसिकली 11,540 था, लेकिन इसमें से 1,000 उसने यहां पर डील करवा दिया था। तो यहां पर रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 10,540, और इसका हम लोगों ने 50% मटेरियल एंड 25% कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। ये बात ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखें। वो तो सब 10,000 पे है, और वो बता दें उसके सब मटेरियल तो 10,000 वो तो 1,000 है। जी सर। हम्म। इसका मटेरियल जो कन्वर्जन तो सर 25% की है ना। नहीं, देखो कन्वर्जन जो स्टार्ट में मौजूद थी वही एंड पे मौजूद है, तो मतलब ड्यूरिंग द पीरियड कन्वर्जन कॉस्ट कुछ भी नहीं लगी, इसलिए वो कन्वर्जन कॉस्ट का पार्ट नहीं बना। लेकिन मटेरियल इन टोटल अब इसके ऊपर 50% लग चुका है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड 30% लगा है, क्योंकि 20% प्रीवियस मंथ्स में लग चुका था इसके ऊपर। तो इस वजह से इस 1,000 के ऊपर हम लोगों ने सिर्फ ये डिफरेंस कैलकुलेट किया है। ओके, और वो बता दें यूनिट्स में जो है ना वो पहले जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं हम नॉर्मल लॉस नहीं आता था, नॉर्मल लॉस नहीं आता इक्विवेलेंट यूनिट्स में। इसको कैंसिल कर देंगे, वैसे नहीं आता रहता। सर ये जो उन्होंने कहा है कि प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले 460 वो हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो ये हमारे पास अब नॉर्मल लॉस में आएंगे। ये देखो, ये ओपनिंग ड्यूरिंग द पीरियड जो इंट्रोड्यूस करवाया, ये हमारे पास दिस वन क्लोजिंग 11,540। अब यहां पर चले हैं ना, तो नॉर्मल लॉस की वैल्यू जैसे उसने कही कि 6% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर, तो वो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर ये लिखा, तो मेरे पास एबनॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग वैल्यू बन गई 1010 प्रोसेस अकाउंट के थ्रू। अब जैसे 1010 यहां से बन गई, उस पर अब उसने कहा कि वर्किंग टू वो 460 वो जो स्टार्ट में हो गया था, ये भी एक किस्म का एबनॉर्मल लॉस ही था ना। अब ये तो कहते हैं ना मिस हैंडलिंग हुई, ये तो हमारी गलती हुई ना। अब ये चीज एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा तो नहीं थी ना। तो एक तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया 460 का। अब टोटल एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट से हमारे पास कितना आ रहा है 1010, उसमें से 460 ये वाला माइनस कर दो, तो रिमेनिंग एबनॉर्मल लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा 550। तो ये जब इधर हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड कर रहे थे, तो ये 550 उसकी बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर हम लोग लेकर आए थे। साथ में अगर इधर देखें यूनिट कॉस्ट कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ए के लिए
45, 600। अब तमाम यूनिट्स के लिए ना अलग अलग से हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। लॉस हाँ, नहीं समझ रहा एबनॉर्मल लॉस, सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट में जाओ। इधर 10 आ गया हाँ हाँ हाँ, ये जो आइका वर्किंग कर रहा है ना ये नहीं बने बिल्कुल ठीक है इसमें देखो, एक तो ये था ना कि वैसे सिरे से ही हमें ना बताता कि 1010 इन टोटल लॉस आया, यहां से तो समझ आ जाता है ना कि एबनॉर्मल लॉस 1010 नहीं क्या है, निकाल दिया यहां से आ जाता है ना। अब मसला पता है क्या बना है, मसला ये बना है कि इस टोटल 1010 में से जो 460 का लॉस है ना, वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही हो गया था। यूनिट्स मिस हैंडल्ड एंड लॉस्ट बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। इट मींस दैट कि आपने 1010 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को कॉस्ट नहीं असाइन करनी, 460 को कुछ भी ना असाइन करना। ठीक हो गया इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल तो लग सकता है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट नहीं लगेगी। जबकि जो बाकी 550 होंगे ना, उनके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट भी आएगी और उनके ऊपर मटेरियल भी आएगा। ओके, ये अलग अलग करने की रीजंस ये थी कि आपने इसके ऊपर टोटल कॉस्ट नहीं लेकर आना। सर वो हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स में उसमें से तो सारे माइनस हो गए ना 10 ये मटेरियल पे जो 100% देंगे इसको कन्वर्ट पे 0% देंगे टीपीयू में। हाँ, मटेरियल पर 100% आ जाएगा और इसमें कन्वर्जन कॉस्ट के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा ही है। 50 का फर्क आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा अब ये देखो सर क्वांटिटी शेड्यूल करवा लेना, क्या वो ओपनिंग प्लस परचेज वो वाला। ओपनिंग में 8500 नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद थे। इनपुट हम लोगों ने किया 12,000 का, तो ये टोटल बन गया 20,500। उसमें से 7,500 की हमें मिल गई आउटपुट, तो 7,500 उसमें से आउटपुट करें तो रिमेनिंग बच जाता है 13,000। 13,000 में से 460 का तो वैसे ही डैमेज हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो रिमेनिंग हमारे पास जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आना चाहिए था, वो आना चाहिए 12,540, जबकि हमारे पास कितना मौजूद है 11,540। तो 1,000 का इन टोटल लॉस है। अब हमने ना उस 1,000 इन टोटल लॉस को आइडेंटिफाई करना था। अब इधर अगर गौर करो तो 460 ऑलरेडी मैं माइनस कर चुका हूं। अब बात करेंगे सिर्फ 1,000 की। 1,000 पर उसने बताया कि जो यूनिट ट्रांसफर किए हैं उसका 6% नॉर्मल है। तो मतलब 1,000 में से जो यूनिट ट्रांसफर किए उसका 6% 450 ये नॉर्मल लॉस है। तो रिमेनिंग 550, अब 550 वो एबनॉर्मल लॉस और 460 जो पहले हो चुका था, तो टोटल एबनॉर्मल लॉस 1010 का होगा। लेकिन अब फर्क इतना आ रहा है कि वो 550 का जो लॉस हुआ है वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस हुआ है। वो कन्वर्जन के हवाले से भी 100%, मटेरियल के हवाले से भी 100% उस पर टोटल कॉस्ट पर यूनिट चार्ज करूंगा 550 पर। लेकिन 460 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट जाएगी। ऑलराइट, अच्छा अब यहां पर देखें पर यूनिट कॉस्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने हर प्रोसेस के लिए अलग अलग और हर कॉस्ट के लिए अलग अलग कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट ए से जो कॉस्ट हमें ट्रांसफर हुई वो पर यूनिट कितनी है। तो इसका पता कैसे चलेगा, 45,600 डिवाइडेड बाय 12। इसके लिए कोई इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितनी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाती है 3.8। 3.8 तो कंप्लीट, तो 3.8 आपके पास डिपार्टमेंट ए से वैल्यू आएगी। उसके बाद देखें, ये मटेरियल आपने कंज्यूम किया, ये आप लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट की। अब मटेरियल पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आपने फाइंड करनी थी। अब वो वैल्यूज आएंगी कुछ इस तरह, ये यूनिट कॉस्ट, ये डिपार्टमेंट ए वाली, ये मटेरियल और ये
कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये आएंगे अपने अपने इक्विवेलेंट यूनिट्स के मुताबिक, और इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोगों ने यहां पर फाइंड कर लिए। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गए, और इनके मुताबिक हमारी कॉस्ट बन रही है ट्रांसफर डिपार्टमेंट ए से 3.8, मटेरियल 2.2 एंड कन्वर्जन कॉस्ट 5.1। अब हम लोगों ने ना अपने प्रोसेस अकाउंट की सिर्फ बात करें, तो प्रोसेस अकाउंट में आप लोग ये वाली सारी वैल्यूज लिख सकते थे। आ गई ये वाली वैल्यूज। जहां पर नॉर्मल लॉस की बात करें तो कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं थी। क्लियर? अच्छा, अब अगर नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, इन तीनों के लिए आप लोगों को वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब अगर मैं यहां पे बात करूं ना कि 1010 की क्या वैल्यू होगी, तो 1010 आप एट अ टाइम नहीं कर सकते, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 460 अलग करते हैं और 550 अलग करते हैं। तो ये देखें सबसे पहले इस चीज को, ये 460 एंड 460 के ऊपर उसने कहा प्रोसेस स्टार्ट होने से भी पहले लॉस हो गया। ऑलराइट, मतलब ये जो ड्यूरिंग द पीरियड आप मटेरियल या कन्वर्जन कॉस्ट कर रहे हैं, इसका इसमें कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन ये 460 यूनिट आए तो ट्रांसफर तो बी ए से हुए होंगे, तो ए के ऊपर तो कोई ना कोई कॉस्ट होगी ना। तो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है, इसके ऊपर सिर्फ वो 3.8 जाएगा। बात क्लियर? ये जो लॉस हुए हैं ना, ये प्रोसेस बी के स्टार्ट में हुए, तो मतलब डिपार्टमेंट ए की तो सारी कॉस्ट इसके ऊपर लगी हुई थी ना, हमने सिर्फ वो वाली कॉस्ट उठानी। हाँ, जो रिमेनिंग 550 हैं वो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस गए, तो उनके ऊपर ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये टोटल कॉस्ट आप लेकर आएंगे, और आपके एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू बनेगी 7880। ये बात आप क्लियर? ओके। अच्छा, अब अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर आउट एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ट्रांसफर आउट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 43860। लेकिन ये 43860, अब आपने ट्रांसफर भी तो इन्हीं में से की है, कंप्लीट भी तो इन्हीं में से की है, तो 43860 बेसिकली तो 8500 नंबर ऑफ यूनिट्स की कॉस्ट है। आपने सबसे पहले देखना है इसके मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट क्या बनती है। सबसे पहले आपने देखना है इसके मुताबिक पर यूनिट कॉस्ट क्या बनती है। तो क्या बनती है? 516। तो ये 7500 नंबर ऑफ यूनिट्स पहले तो मल्टीप्लाई होंगे 5.16 के साथ। ऑलराइट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 5.16 के साथ, तो ये वैल्यू क्या आ रही है? 38700। ये देख, फिर क्या इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में ड्यूरिंग द पीरियड मटेरियल ऐड हुआ? क्या इसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हुई? अब आप देखो, क्या 100% के साथ आया? नहीं, 100% के साथ नहीं था। 7500 का, अब मटेरियल की बात करें तो ऑलरेडी 20% मटेरियल उसमें शामिल था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, तो ड्यूरिंग द पीरियड उसने कितना मटेरियल लिया होगा, और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इस तरह से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ गई। फिर कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो 7500 नंबर ऑफ यूनिट्स पर 75% कन्वर्जन कॉस्ट लगी है, क्योंकि 25% पहले से वो कंप्लीट था, और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास क्या आ रही है? 5.15। ये ऊपर हम लोगों ने ये फाइंड किया। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई, दिस वन। डन। और 450 का जो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ था, वो नॉर्मल लॉस एट द एंड ऑफ द पीरियड हुआ 11.15। उन्होंने उसको भी अपने जो ट्रांसफर यूनिट्स होते हैं उनकी कॉस्ट का पार्ट बनता है लॉस, तो उन्होंने इसको इसका पार्ट बनाकर टोटल वैल्यू बता। ओके ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो क्लोजिंग में एक तो आप लोगों के पास मौजूद था 1000 ओपनिंग वाला,
क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में एक मौजूद था 1000 ओपनिंग वाला एंड 10,540 ड्यूरिंग द पीरियड वाला। तो अब आपने क्या करना है इसके लिए, ओपनिंग, ये जो आप लोगों ने 5.16 फाइंड किया था, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे तो 5160। फिर उस 1000 के ऊपर आपने 30% मटेरियल ऐड किया तो वो भी साथ में आ जाए। फिर आप आएंगे ड्यूरिंग द पीरियड 10,540, उसके ऊपर मटेरियल, फिर 10,540, उसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट। ये डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट आ गई इन टोटल, मटेरियल आएगा 50% और कन्वर्जन कॉस्ट आएगी 25%। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 65,216। ये जी जी नॉर्मल लॉस की बोलते हैं। इन्होंने ये जो गुड्स ट्रांसफर आउट किए हैं ना, एक तो उनमें वैसे ही कॉस्ट तो आती है, लेकिन साथ में ना उन्होंने जो यूनिट्स बनाए हैं ना वो लॉस भी उसी को शामिल कर दिया। मतलब कि अगर मुझे कोई ऑर्डर मिलेगा ना और उसमें किसी किस्म का कोई नॉर्मल लॉस भी हो रहा हो, अब आपको पता है कि आपने 10 यूनिट किसी को ट्रांसफर करने हैं और उसके लिए 10 किलोग्राम रॉ मटेरियल, लेकिन आपको ये पता है कि इसकी जो मुझे आउटपुट मिलनी है ना वो 90% के हिसाब से मिलनी है, तो आप 10 किलोग्राम नहीं परचेज करेंगे, आप 11 किलोग्राम, सपोज के 11 किलोग्राम मटेरियल परचेज करेंगे। तो क्या उनसे 10 किलोग्राम का करेंगे या 11 किलोग्राम के मुताबिक कॉस्ट ऑफ यूनिट को डिटरमिन करोगे? तो इस वजह से उन्होंने नॉर्मल लॉस को कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर यूनिट का पार्ट बना दिया। तो हर बार बनाएंगे हर क्वेश्चन, मतलब अगर किसी और क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन हो ये क्वेश्चन नहीं, असल में ना ये क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से जरा डिफरेंट सा था। इस हाँ बहुत हैवी वर्किंग कर दी है उसने। ये कब है इस बार? ये सिर्फ इस सिचुएशन में इस वजह से आ रहा है कि जो आप लोगों के पास ओपनिंग स्टॉक था ना उसी में से ही सिर्फ फिनिश्ड हुए हैं, ड्यूरिंग द पीरियड आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो इस वजह से ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। इवैल्यूएशन पे जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ बस मेथड ना होता तो वो नहीं था देखना। चलें, बहरहाल हमारा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो गया, मजीद डिस्कशन हम कर लेंगे। स्टिकी नोट्स वगैरह को ज़रूर पढ़ा करें, ये किस्म की आपकी रिवीजन होती है और इसमें ना छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व किस तरह से करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स कॉस्टिंग, और ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।